नेवल ब्लॉकेट के वो असरात नहीं आ रहे जो दुनिया तवक्को कर रही थी। जो सीज फायर है वो ट्रंप की एक मजबूरी भी थी। अब हमला नहीं कर सकता अमेरिकी सदर ईरान पर। इजराइल ने कहा था 100 टारगेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनको निशाना बनाना जरूरी है। नेवल ब्लॉकेट की नाकामी की बड़ी वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेन रूट मौजूद है। अगला बमबारी हुई तो वो रेलवे ट्रैक्स पर हो। अमेरिका कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान को रोक नहीं रहा कि आप ईरानी तेल को यहाँ से गुजर के चीन ना जाने दें। इजराइल तो जाना चाह रहा था फुल थ्रोटल, लेकिन अमेरिका ने थोड़ी लगाम डाल के रखी है। हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों की भी सैकड़ों फीट नीचे मिसाइल फैसिलिटीज हैं, इसलिए उनको वो तबाह नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ नेवल ब्लॉकेट जारी है, लेकिन नेवल ब्लॉकेट के वो असरात नहीं आ रहे जो दुनिया तवक्को कर रही थी कि तेल के कुएं सूख जाएंगे, स्टोरेज पूरा हो जाएगा, ईरान घुटनों पे आ जाएगा और नेवल ब्लॉकेट के बाद यहाँ ड्रिलिंग बंद करनी पड़ेगी, यहाँ एक्सपोर्ट रुक जाएगी। वो नताइज अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट के नहीं आए जो दुनिया तवक्को कर रही थी कि ईरान को जो है वो बिल्कुल डील पर मजबूर कर देगा और ईरान खड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने कांग्रेस को खत भी लिखा है कि 7 अप्रैल से लड़ाई खत्म हो गई है। मैंने नैयर खान साहब को दावत दी है कि ये दो अहम मौजूआत हैं और लोग दोनों पर कंफ्यूज हैं कि ये सूरत हाल क्या है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने नैयर खान साहब को दावत दी है। आप पहले भी इन्हें मेरे चैनल पे देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब। नैयर खान साहब, शुरू कर लेते हैं पहले कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का कांग्रेस को खत है, लोगों की राय है कि इसके बाद वो हमला नहीं करेंगे। उन्होंने लिख दिया है कांग्रेस को कि लड़ाई खत्म हो गई है, अब हमला नहीं कर सकता अमेरिकी सदर ईरान पर। नहीं, ये उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए मुज़म्मिल साहब, शायद आपको याद हो कि मैंने ऑफलाइन आपसे एक दफ़ा गुफ्तगू में ये बताया था, बल्कि ये वो बात थी जिस पे मुझे हैरत है कि इंटरनेशनल मीडिया में बिल्कुल कुछ डिस्कस नहीं किया जा रहा था, कोई ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने आपसे भी और दूसरे दोस्तों से भी जिक्र किया था कि जो सीज फायर है वो ट्रंप की एक मजबूरी भी थी, क्योंकि फौजी ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो इनिशिएट कर देना प्रेसिडेंट के उसमें है, इख्तियारात में है, यूएस प्रेसिडेंट के। लेकिन बाकायदा वॉर की इजाज़त लेना, बाकायदा वॉर शुरू करने के लिए उसे कांग्रेस की इजाज़त की ज़रूरत होती है। अब कांग्रेस से इजाज़त जो है वो डाइसी है ट्रंप के लिए। 2-3 रिपब्लिकन्स जो मेंबर है वो हिले हुए हैं, कोई बहुत थिक मेजॉरिटी तो है नहीं उनकी, ना हाउस में और ना सेनेट में। तो इसलिए इसको मिलिट्री ऑपरेशंस का नाम दिया गया। लेकिन इसमें एक कंस्ट्रेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट है, वो ये है कि मिलिट्री ऑपरेशंस 60 दिन तक तो प्रेसिडेंट की मर्जी से जारी रह सकते हैं, लेकिन 60 दिन के बाद उसको फिर सर्टिफिकेशन चाहिए होती है कांग्रेस से। इसलिए इनएविटेबल था ट्रंप के लिए सीज फायर को रोकना। अभी जो ट्रंप ने कांग्रेशनल लीडर्स को जो लिखे लेटर, उसमें, और फिर अगर आप पीट हेगसेथ जो हैं, जो उनके सेक्रेटरी वॉर हैं, उनकी अगर आप वो देख उनकी जो बातचीत है, उसका जो वो है जिस्ट है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ये बावर करवाना चाह रहे हैं कांग्रेस को कि ये जो सीज फायर है ये पिछले ऑपरेशन का पॉज नहीं है, बल्कि वो ऑपरेशंस खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट नए ऑपरेशन शुरू नहीं करवा सकता। कहने का मतलब ट्रंप का ये है कि अगर एयर स्ट्राइक्स दोबारा शुरू की गई ईरान में, तो वो एक नया ऑपरेशन होगा, क्लॉक रीसेट होगा। ये नहीं होगा कि आप ये समझें कि जी वो पिछला ऑपरेशन जो है वो जारी है, सिर्फ उसमें एक पॉज आया था, एक ट्रूस हो गया था, एक टेम्पररी सीज फायर था। उस सूरत में फिर उनको कांग्रेस से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी और वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि उन्होंने पिछली जंग खत्म कर दी है, अब वो नई शुरू कर सकते हैं। जितनी मर्जी दफा जी, वो मिलिट्री चार ऑपरेशन। जितनी मर्जी दफा ऑपरेशन करें, जितनी मर्जी दफा खत्म करें, 60 दिन के अंदर ऑपरेशन करें, 60 दिन में खत्म करें, फिर 10 दिन बाद नया शुरू कर लें, ये वहाँ का आइन में इसकी इजाजत है। जी हाँ, उसके लिए आपको कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि ऐसा है। अब आप देखिए ना, जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन जो इन्होंने जिन उसका सहारा, देखिए आप ऐसा ही करते हैं ना कानून में, आप अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, दूसरा अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो जो इन्होंने अपना पॉइंट बनाया है वो यही बनाया है कि जी हम ऑफिशियली ऐलान करते हैं कि वो ऑपरेशंस तो खत्म हो चुके हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं मुसलसल, वो इसी बेसिस पे दे रहे हैं कि वो दोबारा एक नया ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। नहीं तो वो फिर धमकी भी ना देना। जब वो धमकी देते हैं कि जो है ऑल हेल विल ब्रेक लूज ऑन ईरान, तो उसकी उसकी जो है उसकी जो बेस है वो यही है कि वो दोबारा नया ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो दोबारा नया ऑपरेशन शुरू करेंगे? देखिए जी, इस पे दो पहलू हैं मुजम्मिल साहब। एक तो ये है कि अगर आप इतना ब्लीड कर दें इकोनॉमिकली ईरान को कि वो उसको ब्लॉकेट से और उसको सख्त नुकसान पहुंचाएं, उसकी ऑयल इंडस्ट्री को, उनका कैश फ्लोज रुकवा दें, उनको आइंदा उनकी कैपेसिटी जो है उसको डिग्रेड कर दें, उनकी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई जगह पे ख़त्म कर दें, उसकी उनकी ऑफ कोर्स उनकी कैपेसिटी जो है वो अगर कुछ उनके ऑयल वेल्स रिस्टोर ना हो सके कैप होने के बाद, तो जाहिर है उनकी, अगर आप इस तरह के नुकसान पहुंचा सके तो फिर आपको बम मार के नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। आप ने एक तरह से उन पे मुआशी हमला किया हुआ है, और जंगों के मकासद भी बेसिकली मुआशी हमले ही, मुआशी तौर पे दूसरे को, अपने दुश्मन को कमजोर करना ही होता है। तो वो मकासद यूं भी हासिल हो रहे हैं। लेकिन यस, कुछ हालतों में ये लड़ाई शुरू हो सकती है। हम अभी सुन रहे थे कि इजराइल ने कहा था कि उसने 100 टारगेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनको निशाना बनाना जरूरी है। अब जाहिर है वो उन्होंने उनके नामों का ऐलान तो नहीं किया, ये तो मिलिट्री सीक्रेट है उनका। लेकिन जब हम गौर करते हैं कि कौन से टारगेट्स हो सकते हैं, तो उन पर उनमें बाद में जो मुझे, उन पे बाद में जी बात करते जी हैं, पहले नेवल ब्लॉकेट पे बात करते हैं कि ये जो नेवल जी प्लीज। ब्लॉकेट है, जिससे एक राय थी कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स जीरो हो जाएंगी और वो 1 लीटर जी तेल जी भी बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से एक राय थी कि उनके खर्च के स्टोरेज बढ़ जाएंगे, उन्हें अपने कुएं बंद करने पड़ेंगे। और वो देखे ना जी, इतना जबरदस्त नाका लग गया है। अब तो ईरान की ऑयल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। लोग कहते 13 दिन में हो जाएगी, क्यों कह रहा था 15 दिन में हो जाएगी, क्यों कह रहा था 17 दिन में हो जाएगी। पर नहीं हुआ, ब्लॉकेट के वो रिजल्ट्स नहीं आए जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन आपने भी मुझे अपने लास्ट व्लॉग में कहा कि मुजम्मिल साहब, जब जर्मनी का ब्लॉकेट किया तो सबको पता था कि ये कितने दिन रूस पे हमला कर देंगे, क्योंकि इस ब्लॉकेट के नतायज सबको समझ होते हैं कि ये ब्लॉकेट का इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब। तो ये ब्लॉकेट ने टाइम बॉम्ब की तरह ईरान पर तो एक्ट नहीं किया। ईरान ने तो इस ब्लॉकेट को बहुत प्रोलॉन्ग कर लिया और अभी भी उसके नर्व ब्रेक नहीं हुए। ये दरअसल फिर हम पहले वाले उस पॉइंट से भी जोड़ना पड़ेगा इसको। देखिए, एक रेलवे लाइन है जिसके बारे में बहुत कम तवज्जो दे रहा है मीडिया। उसको मुझे वंस अगेन उस पर मुझे हैरत है। यही यही बात होती है ना कि जो सबसे अहम चीज होती है वही मीडिया पे कम हाईलाइट होती है। एक रेलवे लाइन है जो कि तेहरान से सीधी चाइना तक जा रही है, तोड़ तक जा रही है, और वो 3 मुल्कों से गुजर के जाती है इन बिटवीन, तुर्कमानिस्तान से, इससे उज्बेकिस्तान से, और फिर कागिज कजाकिस्तान से। माफ कीजिए, काजाकिस्तान से। हाँ, तो मैं माफी चाहता हूँ, बस बस चीजें जिन जहाज अल्फाज की जबान फेमिलियर नहीं, है। इतनी वो नहीं होती, आदि नहीं होती। आप लिख सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। अच्छा, तो अब वो उसका ये है कि उससे डेफिनेटली जो ऑयल है वो ईरान से बाहर जा रहा है।
जाहिर है उस वॉल्यूम पे नहीं जा पा रहा जैसा कि बरसता समंदर जा सकता है, लेकिन अगर आप मिनिमल कैपेसिटी पे वेल्स को चलाते रहें तो भी जो है उसको कैप करने की जरूरत नहीं होती। कैप करने की जरूरत तब ही होती है जब आपको बिल्कुल पंपिंग रोकनी पड़े। कुछ ना कुछ मिनिमल लेवल पे अगर आप चलाते रहे, जैसे गल्फ कंट्रीज चला रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऑयल अपना निकाल पा रहे हैं दूसरे जो अल्टरनेटिव राउट्स हैं उनके। ईरान के साथ जो है वो जो एक ईरान ने भी जो इंतजाम किया हुआ है, देखिए मुल्क प्रीएम्प्ट करते रहते हैं, कॉन्टीजेंसीज प्लान्स पे अमल करते रहते हैं। हार्मूज कभी चोक हो जाएगा इस ख्याल से मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी अपने रखे हुए हैं ऑयल के, जिसकी वजह से अभी तक दुनिया चल रही है। अब इसी तरह ईरान ने भी इन तमाम चीजों को, ईरान ने नहीं तो चाइना जो कि जाहिर है उसके पास बेहतरीन थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने इसके अल्टरनेटिव सोच के रखे थे ना। कभी ऐसा ब्लॉकेट लग गया समंदर पे तो क्या होगा, इस तरफ लग गया चाइना की तो क्या, फिर कैसे ऑयल आएगा। तो वो एक आप इसको आपके जो व्यूअर्स हैं वो इसको एआई पे चेक कर सकते हैं, गूगल पे या व्हाटएवर जो भी उनके पास है, जेमिनाई या मेटा, जो कि ये जो रेलवे लाइन है ईरान चाइना की, ये एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, और इससे सामान की आमदोरफ्त भी हो रही है। और ईरान से सामान क्या जाएगा, तेल ही जा सकता है ना, जबकि चाइना से जो है वो मुख्तलिफ अजनास आ रही हैं, डेफिनेटली उसमें आ रही है। तो ब्लॉकेड काफी हद तक ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसको वो चोक नहीं कर सका, कंप्लीटली चोक नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तेल इस वक्त भी ईरान से रोजाना चाइना जा रहा है ट्रेन के जरिए। बोगियां, अब चाइना उनको ज्यादा बोगियां भी दे सकता है कि वो ज्यादा बोगियां लगाकर जी भिजवा जी दें, बिल्कुल। और चाइना की ज्यादा ट्रेन आकर वो एक तेल भर के हद वापस जा तक, जी। कि एक हद तक क्योंकि रेलवे ट्रैक की भी अपनी गुंजाइश होती है, लेकिन यस बिल्कुल ऐसा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि हो रहा है। अब वही बात कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मीडिया पे, आमतौर पे मीडिया सेंसेशन पे थ्राइव करता है, तो वो उसमें इतनी तो सबसे अहम पॉइंट्स जो हैं वो ओवरलुक कर दिए जाते हैं। ये एक अहम नुक्ता है कि एग्जिस्ट कर रही है चाइना और ईरान के दरमियान एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बाई रोड भी एग्जिस्ट कर रहा है या सिर्फ ट्रेन एग्जिस्ट कर रही है? नहीं नहीं, ट्रेन ट्रेन बाई सड़क नहीं बाय है? रोड के लिए तो नहीं, वो एक नहीं, अभी वो थ्रू नहीं हुई अफगानिस्तान के थ्रू, वो नहीं, अभी वो उस तरह वो नहीं है वो नहीं है। सिचुएशन। और और ये रोड की बहुत लिमिटेशंस होती हैं, वो इतनी कोई मौसर कॉस्ट वाइज भी मौसर नहीं होती। देखिए हमेशा जो ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन होती है ना गुड्स की, वो चीपर होती है बनिस्बत रोड से, क्योंकि एक इंजन खींच रहा होता है आपकी, बहुत हमेशा इकोनॉमिकल होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ठीक ज्यादा। है। यही तो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में हमने अपने ट्रैक्स को जाने दिया भाड़ में, और ज्यादा फोकस जो है अपनी इस पे किया, रोड पे, ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा किया, जिसकी वजह से इंडिया ने इससे दूसरी पॉलिसी अपनाई। तो हमेशा रेलवे से जो है वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा अमेरिका फिजिबल अमेरिका होती है। कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान को रोक नहीं रहा कि आप ईरानी तेल को यहाँ से गुजर के चीन ना जाने दें? नहीं नहीं, ये वल्नरेबिलिटीज हैं। देखिए इस बहुत सारी बातें जो है ना, जो बातें हो रही होती हैं सामने दुनिया के, वो इतनी अहम नहीं होती बनिस्बत इसके कि जो बिहाइंड द सीन्स हो रही होती हैं बातें। तो ये नहीं हो सकता कि अमेरिका उन पर दबाव नहीं डाल रहा, और ये वल्नरेबिलिटीज हैं। जब हम उसकी बात करते हैं, उस ट्रैक की बात करते हैं, तो उसकी कई वल्नरेबिलिटीज हैं। पहली वल्नरेबिलिटी तो ये कि ट्रैक को बहुत इजीली निशाना बनाया जा सकता है एयर बॉम्बिंग से। वो अगली दफा अगला सवाल दूसरी, करूंगा, लेकिन अभी जरा ट्रैक पे जी जी बात। जी, दूसरी वल्नरेबिलिटी जो है ना, वो ये है कि जो बीच में ममालिक आते हैं उन पे सियासी दबाव डाला जा सकता है, और इस रास्ते को बंद करवाया जा सकता है। गो जाहिर सी बात है, चाइना का इन्फ्लुएंस भी उन मुल्कों पे भी बहुत ज्यादा है, इतनी आसानी से वो अमेरिका की बात मान नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज तो हैं।
और यहां से देखे ना, ईरान के पास कैस्पियन सी की भी पोर्ट है, आपको पता है ना, जो वो, उधर देखिए नहीं वो 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 डेफिनेटली, देखिए उधर नहीं आप लेके एक बात पे गौर करें वो ना। उधर वो अपना तेल कैस्पियन सी पे नहीं लेके जा सकता। नहीं नहीं, देखिए बात यह है कि कैस्पियन सी, पहली बात तो यह है कि चाइना को ऐसा डायरेक्ट राउट निकलता नहीं है कैस्पियन सी से। जो तीन ममालिक लगते हैं वो तो खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो दूसरी बात है, देखिए अब हम जब बात करते हैं कि कारग आइलैंड जो है उससे 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है ईरान का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कारग आइलैंड से ऑयल निकलता है। बात यह है कि वहां पे टर्मिनल्स हैं। ऐसा नहीं होता कि आप टैप लगा दें उस पे समंदर के किनारे और आके टैंकर भरते रहें जैसे बाउजर्स भरते हैं हमारे शहरों में कि जी उसके नीचे खड़े हो गए तो भर रहे हैं। हमेशा ऑयल टर्मिनल्स बनाए जाते हैं जिसमें जिनको भरा जाता है ऑयल से। टैंक्स, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, और वहां से डायरेक्टली आप पाइप से जो है जो पंप हो रहा है ऑयल उसको आप नहीं, आप टैंकर में या इवन अगर किसी भी चीज में अगर आपने किसी ट्रक माउंटेड बाउजर में भी आपने उसको भरना है तो उससे पहले एक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि आपको उसके पहले उसको एक स्टोरेज, उसको एक जगह पे स्टोर करना पड़ता है जहां से उसे भरा जाता है। कैस्पियन सी के किनारों पर ईरान की ऐसी कोई स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि उसकी उसको उधर वहां जरूरत नहीं थी। आपको पहले तो एक लंबी पाइपलाइन चाहिए कि जो वहां पे उन टर्मिनल्स को भरे, उन स्टोरेज टैंक्स को भरे, और फिर वहां से टैंकर्स जो हैं उनको वो ऑयल जो है उन टैंकर्स में ट्रांसफर किया जाए। तो सिंस जो तीनों कंट्रीज लगते हैं रूस समेत, जो कैस्पियन सी को लगते हैं, वो तो तीनों खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो जहां आपको जरूरत नहीं होती एक्सपोर्ट करने की, वहां आप ऐसे इंतजाम क्यों करेंगे? उसके वो इंतजाम दिनों में नहीं हो सकते, वो लंबे सालों लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कैस्पियन सी में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो भी जाए तो वो कोई कमर्शियली फिजिबल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी कि आप अगर आपकी प्रॉपर पाइपलाइन नहीं है, वहां पे स्टोरेज टैंक्स नहीं है, आप बाउजर से भर के भेज दें वहां पे कोई टैंकर, आई मीन ये इंतजाम ऐसे नहीं होते। ये एक अच्छी तरह स्ट्रीमलाइन होती हैं चीजें। नहीं, तो फिर इस तरह फिर उसकी जो है। ट्रेन के जो टैंकर हैं, जो ट्रेन के टैंकर होंगे, जिनके ट्रेन, जी जी। वो ये कहाँ से भरते होंगे? वो तो खर्क से नहीं जाके तो वो नहीं भर। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, खर्ग से नहीं। देखिए खर्ग भी ईरान के अंदर से पाइपलाइंस जाती है ना खर्ग में। तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल यानी कि आप समझे बिल्कुल कोस्ट लाइन पे तक गई है रेलवे लाइन। आप इसको नक्शा देख सकते हैं आप इसका। आप साइनो ईरान रेलवे ट्रैक डालें उसमें जो भी गूगल सर्च वगैरह है और मैप तलब करें, बिल्कुल ईरान के कोस्ट लाइन तक है, और चाइना में बहुत डीप गई हुई है ये लाइन। यानी कि आप समझे कि बिल्कुल तोड़ तक है, चाइना की भी कोस्ट लाइन तक की तकरीबन गई हुई है। तो इट्स अ प्रीटी लॉन्ग। ये मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो लेट मी चेक, मैं आपको बताऊं, ये बहुत लंबी लाइन है, कोई ये छोटी मोटी लाइन नहीं है। डेफिनेटली 1000 किलोमीटर से तो ज्यादा है ये। इसकी टोटल लेंथ जो है इट्स प्रीटी लॉन्ग। इट्स लाइक मैं ऑफहैंड नहीं बता सकता, बट इट्स प्रीटी लॉन्ग ठीक है, ट्रैक। तो इसका और मतलब है कि इसमें इसका इसका मतलब है नैयर खान के नेवल ब्लॉकेट की नाकामी की बड़ी वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेन रूट मौजूद है जिससे ईरान अभी तेल एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। अगर ये ट्रेन रूट ना होता तो फिर नेवल ब्लॉकेट के ज्यादा बेहतर अच्छा नतज। अच्छा, सॉरी मैं एक जीरो खा गया था। ये 10,000 प्लस किलोमीटर है। 10,000 प्लस किलोमीटर। इट्स नॉट नॉट अ जोक। तो ये एक, और आपको पता है ट्रेन आजकल बहुत हाई स्पीड ट्रेन हैं, यू अंडरस्टैंड? ठीक है ना? तो ये एंड टू एंड है। ठीक है, इट्स लॉन्ग। जी आपकी बात दुरुस्त है कि इस ट्रैक के होते हुए ईरान डेफिनेटली उसकी जो आउटलेट्स हैं वो, उसकी जो आउटपुट है वो महदूद हो जाती है, कमी आ जाती है उसकी जो
तेल की एक्सपोर्ट की, लेकिन लेकिन जारी लेकिन रहती जो है। है मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती। इसलिए उनके कुएं सूखेंगे जी नहीं और चाहिए। उनके स्टोरेज मुकम्मल नहीं भरेंगे। और जो कह रहे थे कि उनकी तेल इंडस्ट्री जी खत्म हो जाएगी, वो जी। नहीं होगा। नहीं, वो चलती रहेगी। हमें देखिए, चीजें कम्प्लेक्स होती हैं। ईरान के वेल्स, गल्फ के वेल्स के मुकाबले में बहुत पुरानी हैं, वो फ्रेजाइल हैं। लो कैपेसिटी पे उनको चलाना भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बंद करना तो बिल्कुल ही खतरनाक हो जाएगा ना। तो उसके मुकाबले में अगर वो कुछ ना कुछ चलता रहे तो उसकी उन उन कुओं की जो है रिटर्डेंट होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, कम हो जाएंगे। तो फिर ये नेवल ब्लॉकेट तो अमेरिका को वो नताइज नहीं देगा जो वो मांग रहा है। जी हाँ, पार्शल दे रहा है इसको, कंप्लीट उसको, जो जो वो फुलेस्ट चाह रहे हैं वो नहीं दे रहा। अब या उन्होंने, ये तो नहीं कि उनको पता नहीं है इस ट्रैक का, उन्होंने उसको सेकंड फेज के लिए रख लिया होगा। देखिए, आप फुल थ्रोटल नहीं जाते। पहले आपकी कोशिश होती है कि दूसरे को जो है वो डरा धमका के जो है मामला जो है वो थोड़ा सा आप कम उस पर रखें। इसराइल तो जाना चाह रहा था फुल थ्रोटल, लेकिन अमेरिका ने थोड़ी लगाम डाल के रखी। अगर आपको याद होगा कि बिल्कुल सीज फायर से पहले के एक दो दिन याद करें, उसमें इसराइल ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाना शुरू किया था, अगर आपको याद होगा, रेलवे ट्रैक्स को। तो वो प्रोबेबली फीडर लाइंस थी जो इस मेन रेलवे लाइंस तक आ रही थी। इस जिस रेलवे लाइन की हम साइनो ईरान रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, उस तक आ रही थी। तो ये आप इतने इंतहाई इकदाम पर शुरू में नहीं जाते, उसको फिर आप सेकंड फेज के लिए रख लेते हैं। अगर आप देखते हैं कि दूसरा जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे टेम नहीं हो पा रहा, तो फिर उसको फिर आप दूसरे फेज के लिए रख हाँ, लेते लेकिन उसके बारे में फिर पजिशकियान साहब का ऐलान आया था सीज फायर के बाद कि हमने 2 दिन में ही अपने रेलवे ट्रैक मुरम्मत कर लिए हैं और उनको वापस काम पे लगा दिए। सबसे पहला काम रेलवे ट्रैक की मुरम्मत ही किया गया था। हैं। कितना डैमेज, कितना एक्सटेंसिव है, इस पे डिपेंड करता है ना। अगर आप बहुत अच्छे ब्रिजेस को उड़ा दें। आप देखें, ट्रम्प ब्रिजेस का नाम बार बार ले रहा है इसके पावर प्लांट के अलावा। वो जो दूसरा उसके मुंह पे लफ्ज आता है वो ब्रिज का आता है। अगर आप मेजर ब्रिजेस को उड़ा दें, ईरान की जो टोपोग्राफी है वो भी अच्छी खासी, मतलब बहुत बड़ी माउंटेनस रेंजेस हैं वहां पर। तो नहीं, वो फिर इतना आसान नहीं होता। कितना डैमेज महदूद था तो चले, उस रिपेयर हो गया होगा या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हो तो उसमें फिर तो सालों भी लग सकते हैं उसकी रिपेयरिंग। आप ये कह रहे हैं कि अगर अगला बमबारी हुई तो वो रेलवे ट्रैक्स पर होगी। जो साइनो ईरान मेरे ट्रेन है ख्याल, उसको ईरान के अंदर उसको बिल्कुल तबाह किया जाएगा ताकि ट्रैक ही ना रहे। जी, जब हम गौर करते हैं, हम सोचते हैं कि जी आखिर किन टारगेट्स की इसराइल बात कर रहा है। अगर वो 100 टारगेट्स की बात कर रहा है तो जो चीज़ें जहन में आती हैं जब आप उसको हाइपोथाइज करते हैं कि भाई क्या मुमकिन हो सकते हैं टारगेट्स, वो तो अनडिस्क्लोज्ड हैं। लेकिन तो एक जो टारगेट मेजर नजर आता है वो तो ये रेलवे ट्रैक ही नजर आता है। ईरान के अंदर अंदर, ऑफ कोर्स ईरान से बाहर तो नहीं ऐसा वो कर सकते। और जाहिर है इसकी प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि बहरहाल इसमें ये सारी इन्वेस्टमेंट तो चाइना की है। बाय द वे, ये रेलवे ट्रैक 2025 में कंप्लीट हुआ है, यानी कि मिड 2025 में कंप्लीट हुआ है। इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है सारी। तो आप एक दूसरी सुपर पावर है, आप ग्लोबल पावर है, एटलीस्ट नॉट सुपर पावर, एक ग्लोबल पावर है, उसके मुफादात को नुकसान पहुंचाते हुए भी आप थोड़ा सोचते हैं। आप इतनी जल्दी नहीं करते उसमें। लेकिन यस, वो एक तो ये समझ आता है, दूसरे और बहुत सारे टारगेट्स भी समझ आते हैं कि कौन कौन से टारगेट्स हो सकते हैं। हमें वो करना पड़ेगा ना, हमें थोड़ा अपनी उससे काम, हाइपोथेसिस से काम लेना पड़ेगा। और क्या टारगेट्स हो? एक तो रेलवे ट्रैक का टारगेट तो समझ आ गया, और ये चाइना ने बनाया ये ट्रैक इस सूरत में बनाया कि उनकी ईरान से तेल की कनेक्टिविटी बरकरार रहे, जो आज बरकरार है। अब और जी क्या क्या टारगेट्स हो जी सकते हैं? ब्रिजेस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? जी। देखिए, जो अगर आप देखें तो इनकी अपनी मिसाइल्स की प्रोडक्शन है ईरान की। और
जब हम प्रोडक्शन, और वो है अंडरग्राउंड है, सैकड़ों फीट नीचे जो है वो ये फैसिलिटीज हैं। सैकड़ों फीट, हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं, उनके नीचे सैकड़ों फीट, उन पहाड़ों की भी सैकड़ों फीट नीचे मिसाइल फैसिलिटीज हैं। इसलिए उनको वो तबाह नहीं कर सके मुकम्मल तौर पे। काफी ज्यादा तबाह कर दी, लेकिन मुकम्मल तौर पे सारी नहीं खत्म कर सके। लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना। आप बहुत सारे कारखाने ऐसे होते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका ड्यूअल पर्पस होता है, मिलिट्री और सिविलियन दोनों। यानी कि एक ही कंपोनेंट जो है वो सिविलियन यूज में भी आ सकता है, मिसाइल्स में भी वो बन सकता है, वो कंपोनेंट बन सकता है। वो उसकी जो फैक्ट्रीज है, मिसाल के तौर पे स्टील फैक्ट्रीज। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट मैं और रेस करना चाहूंगा। देखिए, प्रोबेबली पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा दारोमदार इस बात पे है कि ईरान की आवाम जो है वो उठ खड़ी हो रजीम के खिलाफ। हम इस बात को कितना माने या ना माने, ईरान की आवाम की एक बहुत बड़ी डायस्पोरा, तो आप समझे 100%। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमें बाहर ईरानी है, जो उनसे पता लगता है, मेजॉरिटी ईरान की आवाम जो है वो रजीम की फेवर में नहीं है। उनकी फेवर पाकिस्तान में ज्यादा हो। अगर मुश्तबा चाहे तो पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, यहाँ की आवाम उनको मुंतखब कर लेगी, दिल बैत कर लेगी उनकी। लेकिन ईरान में इतना पॉपुलर नहीं है ये रजीम। अब तो जो पावर प्लांट्स हैं वो तो डिकॉय के तौर पे ऐसी बातें की जाती हैं, आपने करना कुछ, आपने सच्ची दिखा के खब्बी मारनी होती है। तो पावर प्लांट्स वगैरह तो मेरा ख्याल है उनके निशाने पे नहीं है। यस, स्टील प्लांट्स उनके निशाने पे हो सकते हैं। स्टील प्लांट्स अंडरग्राउंड तो नहीं लगाए जा सकते ना, लोहा तो वहीं से जाएगा ना। फिर और ऐसी फैक्ट्रीज जो ऐसे कंपोनेंट्स बनाती हैं, वो भी फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी जो फैसिलिटीज हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वो कोई अंडरग्राउंड तो नहीं लग सकती, लेकिन उन्हीं से चीजें बनकर जाती हैं जहां पे अंडरग्राउंड असेंबल हो सकते हैं मिसाइल्स। तो वो जो सारा उनके, यानी कि जो उनकी सप्लाई चेन है उन फैसिलिटीज के लिए कि जो के मिसाइल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, टारगेट लिस्ट में हैं कि वो उन फैसिलिटीज को तबाह करें। दूसरे मेटल्स में भी एल्यूमिनियम प्लांट्स, इस तरह की जो चीजें हैं कि जो के मिसाइल की प्रोडक्शन में मददगार साबित हो सकती है, वो उनके प्राइम टारगेट्स होंगे। अच्छा, इसका मतलब स्टील इंडस्ट्री है। इसके अलावा ऑफ कोर्स, उसके अलावा न्यूक्लियर ऑफ कोर्स के, अगर देखें अमेरिका हमला करना कोई अमेरिका के उसमें नहीं है मफाद में। अगर जो है और बहुत ज्यादा कोई क्राइसिस, कोई ऐसा सोसाइटल कोलैप्स जो है, वो भी अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके फिर रिपल इफेक्ट्स जाते हैं पूरे रीजन में। वो रिफ्यूजी जो है वो होना शुरू हो जाता है, माइग्रेशन शुरू हो जाती हैं, रिफ्यूजीज आउटफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे पूरे रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो कोई हमला करना कोई उनकी प्रायोरिटीज में नहीं होगा, एज लॉन्ग एज वो उसको इकोनॉमिकली चोक कर सके। लेकिन अगर हमला हुआ दूसरी दफा, तो उसकी जो फौरी वजह हो सकती है, यानी कि जो उसको प्रॉम्प्ट कर सकती है, वो ये हो सकती है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसको उनकी इंटेलिजेंस बता रही हो, कहीं हिल रहा हो, कहीं जुल रहा हो, कहीं पहुंचाया जा रहा हो, कहीं उसको यूज करने के लिए कोई इंतजामात किए जा रहे हो। इस किस्म की कोई खबर जो है प्रॉम्प्ट कर सकती है हमले को। और अगर हम कहें कि वो एक महदूद स्ट्राइक्स करना चाहेंगे, तो फिर वो उन्हीं फैसिलिटीज पे करना चाहेंगे, इस ट्रैक समेत जो दूसरी फैसिलिटीज का हमने जिक्र किया। तो आपको कब तक लगता है कि अमेरिका वेट करेगा? क्या ट्रंप अपने दौरे चीन का इंतजार के बाद ये करेंगे, या उससे पहले करेंगे, या अभी वेट करेंगे, वेट एंड सी करेंगे? देखिए, कुछ लोगों के ख्याल में तो उनका दौरे चीन जो है मजीद पोस्टपोन हो सकता है, मजीद यब में पड़ सकता है। ये जो पहली बात तो ये है कि ये तो मैं और आप नहीं जानते कि उनकी इंटेलिजेंस उनको क्या बता रही है। अगर उनकी इंटेलिजेंस उनको
कोई ऐसी इतला देती है जिसमें कि न्यूक्लियर जो इनरिच यूरेनियम है उसकी कोई मूवमेंट उनको नजर आती है या उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग उनको नजर आती है, तो देन इट कैन बी ऑल ऑफ सडन, फिर तो ये इमीडिएटली हो सकता है, ये जो हमला है ये इमीडिएटली हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी मुश्तबा खुमैनी साहब के नाम से एक बयान जारी किया गया है जिसमें तकरीबन जो भी ये लोग बातें करके गए थे उनकी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में, उसकी टोटल निगेशन है। मतलब सिंपली वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर एसेट्स, ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, और जो मिसाइल उसकी है उसकी मुकम्मल हम उसकी वो करेंगे, उसकी उसकी हिफाजत करेंगे। तो अब इसको ना हमला करने का जवाब तो ट्रंप के पास कोई नहीं है। मतलब इसके बाद तो स्ट्राइक्स ही एक वो रह जाती है, या फिर अगर उनको पक्का यकीन हो कि जी हमारी ब्लॉकेड जो है वो कामयाब हो रही है इतनी कि हमें हमले की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमला किया हुआ है हमने, तो फिर बात यहां तक तो जो है वो बात वो रहती है। मतलब वो ठीक है, फिर स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जैसे कि हमने रेलवे ट्रैक को जिक्र किया, 100% इफेक्टिव नहीं है ब्लॉकेड, तो मेरा ख्याल है उसमें फिर एक उनको एक महदूद स्ट्राइक्स की जरूरत पेश आएगी दोबारा। को ये मार्केट क्लोज होने के बाद ये करते हैं इस तरह की हरकतें, बीच में भी कर सकते हैं चूंकि प्रिडिक्टेबल बनती जा रही है कि जुमा जो है वो उसको ये करते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। लेकिन ये किसी वक्त भी हो सकती है मुजम्मल साहब, इट कुड बी एनी मिनट। आई मीन इट, हम बात कर रहे हैं इस दौरान भी हो सकता है, ये नोबडी कैन से व्हेन। थैंक यू वेरी मच नैयर खान साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।